हेलो स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एमसीक्यू की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आपको पता है कि पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं और बहुत सारा बुक का चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों के हाई डिमांड पे अब संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम हम लोग दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम लोग एसपीटी से शुरू कर रहे हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पहला क्वेश्चन आप देखिए। आपका काम है कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि ये टॉपिक ले आइए, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। लाइक कर लीजिए तो अच्छा लगता है। संथाल परगना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला स्टेटमेंट है, संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 ईस्वी में किया गया था। इस क्षेत्र का पुराना नाम जंगल तराई या जंगल ट्रैक था, जिसे दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आने वाली जागीर जमींदारी को राजस्व पंजी में तौजी नंबर से दर्शाया गया है। उपयुक्त सभी सही है, तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं। एक मिनट। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। संथाल परगना में पहला रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ए, 1872 ईस्वी। संथाल परगना में पहला रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था। यह 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम संथाल भाषा, संस्कृति, साहित्य एवं पारंपरिक विधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निम्न में से किसने प्रकाश डाला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेवरेंड P.O. बोर्डिंग। सर्वप्रथम संथाल भाषा, संस्कृति, साहित्य एवं पारंपरिक विधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर रेवरेंड P.O. बोर्डिंग ने प्रकाश डाला था। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सारा पढ़ते जाइए। पहला, एसपीटी एक्ट के पूर्व संथाल परगना की जमीन का सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट बनाने में मैकफर्सन, एलनसन, गैंजर का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है। संथालों के पारंपरिक विधानों पर ओ मेली ने अपने गजेटियर में पर्याप्त प्रकाश डाला है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम संथाल विद्रोह हूल क्रांति की देन थी। सही है, तो उपयुक्त सभी के सभी कथन क्या हैं? सही हैं। अगला चलते हैं, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1937 ईस्वी में। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन 1937 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, छठा नंबर। निम्न में से किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर है संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 इसी के कहने पर बना था। ठीक है, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 की अनुशंसा के आधार पर ही संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो लिखा हुआ है कि सभी कथन सत्य है, तो बस पढ़ के रट जाइए। यह 1949 में लागू किया गया। यह नियम संथाल परगना के भूस्वामियों और रैयतों के हित में इनकी भूमि की सुरक्षा में बनाया गया है। यह 13 अप्रैल 1949 से अनुपूरक उपबंध के रूप में लागू हुआ। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के कितने प्रमंडलों में लागू है? तो हम लोग जानते हैं सिर्फ एक प्रमंडल संथाल परगना। उसके 6 जिले साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुड़ और जामताड़ा। सीएनटी और एसपीटी में यही अंतर है कि सीएनटी पूरा और एसपीटी केवल और केवल संथाल परगना में। तो संथाल परगना में यही 6 जिले हैं। उसके बाद आप 24 में से 6 घटा लीजिए, जितना भी बच जाएगा वो सभी कहाँ है? सीएनटी पर है। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ तथा प्रसार किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है धारा 1। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ तथा प्रसार धारा 1 में है। यह अधिनियम एसपीटी एक्ट 1949 के नाम से जाना जाएगा। यह उस तारीख से लागू होगा जिस तिथि को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। यह संथाल परगना प्रमंडल में लागू होगा, जिसके अंतर्गत दुमका, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा जिले आते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। 10 नंबर क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में विधान के स्थानीय विस्तार परिवर्तन के अधिकार या किसी क्षेत्र से वापसी किस धारा में है?
तो इसका सही आंसर है धारा 2, डी नंबर सही है इसका। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में विधान के स्थानीय विस्तार, परिवर्तन के अधिकार या किसी क्षेत्र से वापसी धारा 2 में है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एसपीटी एक्ट 1949 के संदर्भ में किसी या संपूर्ण क्षेत्र से इसे हटाने या किसी अंश या संपूर्ण कानून की धारा में बदलाव या समाप्ति कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में आदिवासी की परिभाषा किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है 4। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में आदिवासी की परिभाषा धारा 4 में है। ऐसा व्यक्ति जिसे अनुसूची खा के तहत आदिवासी या अर्ध आदिवासी जाति या जनजाति के राज्य के रूप में राज्य सरकार अधिसूचित करे। देखिए, आप इसको पढ़ लीजिए और याद कीजिए, क्योंकि सब में धारा रटना है आपको। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं कि ऑडियो बना देंगे इसका। ऑडियो को आप बार बार सुनिएगा ताकि आपको धारा याद हो जाए। देखिए, धारा कोई एक बार में याद होने जैसा कोई चीज़ ही नहीं है, कोई को नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा, हमको भी नहीं हो सकता है। तो ये एक ही चीज़ अगर हम 5-6 बार सुनते हैं तो वो हमको याद हो जाता है। या तो आप इस वीडियो को ही 2-3 बार देखने का टारगेट रखिए, या फिर ऑडियो में भी हम सारा धारा जो उड़ान पब्लिकेशन का होगा उससे हम पढ़ करके पूरा का पूरा डाल देंगे, ताकि आप उसको दिन में एक आध बार सुन लीजिएगा। जैसे हनुमान चालीसा सुनते हैं वैसे ही सुन लीजिएगा, और जब तक परीक्षा नहीं आता है वही आपका हनुमान चालीसा है, और आपको याद हो जाएगा। याद ना भी हो ना तो कम से कम आसपास में इंसान पहुंच जाता है कि जब आपको ऑप्शन आएगा तो आप टिक लगा लीजिएगा। आपको कौन सा इसमें उपायुक्त बनना है कि हमको पूरा का पूरा धारा रटा हुआ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अगर ऑप्शन तक भी पहुंच जाते हैं आंसर तक तो काफ़ी है। तो इस हिसाब से वीडियो देख लीजिए, फिर हम इसका ऑडियो भी बना देंगे। आप ऑडियो सुना कीजिए, ऑडियो से बहुत फ़ायदा होगा। जैसे हम बहुत सारा विद्रोह बनाए हैं, आप एक विद्रोह पढ़ने बैठेंगे, दूसरा विद्रोह के समय में दूसरा पन्ने पे सो जाएंगे। लेकिन जब विद्रोह आप पूरा प्लेलिस्ट चलाइए, एक साथ आपको सारा विद्रोह का ऑडियो है, आप सुनिए, सब विद्रोह आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से अभी हम कोई नीति भी बहुत अच्छा बनाए हैं, हमको खुद याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको भी देखिए। तो ऑडियो सुनिए, ऑडियो सुनिए जब आप कोई काम कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिस समय आप नहीं पढ़ सकते हैं, स्क्रीन नहीं देख सकते हैं, कॉपी किताब नहीं खोल सकते हैं, तब उसको सुन लीजिए, काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कृषि वर्ष किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 4 में। धारा 4 में ना बहुत चीज़ का जो है क्या कहते हैं परिभाषा टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। उसको हम एक बार पढ़ के डाल देंगे तो आपको याद हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कृषि वर्ष धारा 4 में है। बंगला परंपरा के अनुसार कृषि वर्ष का आरंभ बैसाख महीने से होगा और फसली साल के अनुसार कृषि माह का प्रारंभ अश्विनी माह से होगा। अश्विन माह से है, हम लोग आश्विन बोलते हैं ना जो बोलचाल में, वही। या कृषि प्रयोजन के लिए किसी स्थानीय परंपरा के अनुसार कोई अन्य वर्ष भी हो सकता है जो उस क्षेत्र में प्रचलित हो। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भूगत बंध पूर्ण भोग बंधक किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है बी, धारा 4। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भूगत बंध पूर्ण भोग बंधक धारा 4 में है। अगर कोई व्यक्ति ऋण प्राप्त कर इसके बदले अपने संपूर्ण या आंशिक जोत को इन शर्तों के आधार पर हस्तांतरित किया हो कि जब तक वह ऋण की राशि लौटा न दे तब तक वह जोत के प्राप्त आय का हकदार नहीं होगा, पूर्ण भोग बंधक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जोत की चर्चा किस धारा में है? तो ये भी 4 में ही है, क्योंकि 4 में बहुत सबका क्या क्या है, उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो 4 है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जोत धारा 4 में इसका तात्पर्य उस भूखंड से है जो रैयत का हो। अगला है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खास ग्राम की चर्चा किस धारा में है? जिसका सही आंसर है धारा 4 में है, ठीक है, धारा 4 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खास ग्राम धारा 4 में है। इसका तात्पर्य ऐसे ग्राम से है जो ना तो मूल रैयत से संबंधित हो ना उसके लिए कोई ग्राम प्रमुख हो, ठीक है, उसको खास ग्राम कहेंगे। अगला है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार की परिभाषा किस धारा में है? तो ये परिभाषा भी आपको 4 में ही मिलेगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार की परिभाषा धारा 4 में है।
वह व्यक्ति जिसे लगान पाने का अधिकार होता है जमींदार कहलाता है। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में गैर आदिवासी की परिभाषा किस धारा में है? तो ये भी है धारा 4 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में गैर आदिवासी की परिभाषा धारा 4 में है। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम अनुसूची खा के अंतर्गत दर्ज ना हो उसको कहेंगे। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत की परिभाषा किस धारा में है? तो ये भी धारा 4 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत की परिभाषा धारा 4 में है। जमींदार के अलावे कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद या परिवार का सदस्य या भाड़े के मजदूरों के जोतने के लिए भूमि धारण का अधिकार रखता हो उसको आप क्या कहेंगे? रैयत कहेंगे। ठीक है, तो इसका धारा 4 आंसर हो गया। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान की परिभाषा किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, धारा 4। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान की परिभाषा धारा 4 में है। खेवट खात्यान के अनुसार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत के द्वारा विधि सम्मत तरीके से जिस राशि का भुगतान जमींदार को किया जाता है लगान कहलाता है। देखिए, अगर आप लोग ईमानदारी से इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एकदम ईमानदारी से कीजिए, सही में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई एक बुक को टारगेट रखिए, उस पूरे बुक को कंप्लीट कर जाइए। 10 किताब के पास घूमिएगा तो नहीं हो पाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खाली जोत परिभाषा किस धारा में है? तो ये भी धारा 4 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खाली जोत का जो परिभाषा है वो धारा 4 में है। कोड़ा हुआ जोत या ऐसा जोत जो रैयत अपना उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर गया हो उसको कहेंगे खाली जोत। जो अपना उत्तराधिकारी का फैसला नहीं किया और पहले ही मर गया, किसी का नाम नहीं कर पाए, तो उसी को बोलेंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम समुदाय परिभाषा किस धारा में है? तो ये भी 4 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम समुदाय परिभाषा धारा 4 में है। ग्राम के जमाबंदी रैयत से जुड़े सभी व्यक्ति, उनके हिस्सेदार, उनके बच्चे, उनके उत्तराधिकारी को संयुक्त रूप से ग्राम समुदाय कहा जाता है। इस पद के लिए चयनित किया गया व्यक्ति जिसे मांझी, मुस्तजीर आदि नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति की परिभाषा किस धारा में है? तो ये भी आपका नहीं, अब हम लोग का धारा चेंज हो गया, अब हो गया धारा 5। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति की परिभाषा धारा 5 में है। किसी खास ग्राम के रैयत या जमींदार के आवेदन पत्र देने पर ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयत की सहमति से ग्राम प्रधान की नियुक्ति उपायुक्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की मृत्यु का आवेदन या प्रतिवेदन परिभाषा किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है 6, धारा 6 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन परिभाषा धारा 6 में है। यदि किसी ग्राम जो खास नहीं है ऐसे ग्राम के ग्राम प्रधान का निधन हो जाए तो उस गांव से संबंधित जमींदार 3 महीने के भीतर नए ग्राम प्रधान नियुक्त करने का आवेदन उपायुक्त को देगा। देखिए, जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो सिर्फ और सिर्फ धारा से नहीं पूछा जाता। एकदम वो क्या कहते हैं, दुखी मत हो जाइए कि सारा का सारा क्वेश्चन धारा से पूछेगा। कुछ ऐसे से भी पूछता है कि कौन देगा जाके खबर, कितने महीने के अंदर उसका नियुक्ति हो जाना चाहिए, कौन उसको बनाएंगे, उपायुक्त बनाएंगे। तो इस चीज़ को आप अगर इसी को पढ़ते हैं ना तो उसमें 4 क्वेश्चन बन सकता है। और अगर हमसे धारा पूछे तब हम गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन ये सब बातें पूछेगा तो आप नहीं गड़बड़ करेंगे क्योंकि आप एक बार सुन रखे हैं ना, तो आप ये सब क्वेश्चन बना लेंगे। तो अगर कोई कहे कि CNT SPT का 12 में से 12 क्वेश्चन पकड़ना है तो शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन क्या 12 में से 12 क्वेश्चन छूट जाएगा? तो नहीं, ये तो एकदम हो ही नहीं सकता कि आपका 12 में से 12 क्वेश्चन छूट जाए। आप अगर ईमानदारी से केवल पढ़े हो भी, नहीं भी रटे हो धारा, तब भी आप 6 से 7 आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बस आप टाइम दीजिए, कोई भी चीज़ टाइम खोजता है और टाइम मांगता है आपसे, आप उसको समय दे दीजिए, वो आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा भी तो क्वेश्चन है कि 3 महीना है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन आवेदन देगा, उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। किसको आवेदन देना है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सिर्फ धारा को लेकर के हम रोएंगे ना तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान का कबूलियत का लिखा जाना
और जमानत देना की परिभाषा किस धारा में है? तो यह धारा 7 में है। किस में है? धारा 7 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान का कबूलियत या लिखा जाना और जमानत देने की जो परिभाषा है वह धारा 7 में है। ग्राम प्रधान की नियुक्ति के पश्चात इन्हें एक पट्टा दिया जाएगा जिसमें उन्हें कबूल करना होगा कि वे अपने पद पर रहते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते रहेंगे। ठीक है। अगला, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान को किसी प्रकार पदांतरण का अधिकार नहीं होगा, किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है धारा 9। धारा 9, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान को किसी प्रकार पदांतरण का अधिकार नहीं होगा, धारा 9 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रतियां दिया जाना की परिभाषा किस धारा में है? ठीक है। पहले ध्यान से एक लाइन पढ़िए यहाँ से, जहाँ से कॉमा है। जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रतियां दिया जाने की जो परिभाषा किस धारा में है? तो यह धारा 8 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रतियां दिया जाने की परिभाषा धारा 8 में है। जब भी किसी ग्राम प्रधान का निधन हो या उनके उत्तराधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया हो, मतलब जो पहले ग्राम प्रधान थे वो मर गए, उनके बेटे को ना मिलकर के गांव के दूसरे किसी व्यक्ति को अगर ग्राम प्रधान बनाया गया है तो जो खेवट खात्यान है उसको सौंप देना है। ठीक है। किसी अन्य व्यक्ति को ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाए तो ग्राम से संबंधित जमींदार का कर्तव्य होगा कि नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति तिथि के 3 महीने के भीतर ग्राम के जमाबंदी एवं खेवट खतियान से जुड़ी प्रतियां उपलब्ध कराए। ठीक है। अगला है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझा जाना किस धारा में है? तो ये धारा 10 में है। ठीक है। किस धारा में है? 10 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझा जाना धारा 10 में है। कोई बंजर भूमि जो मूल रैयत या सहायक रैयत द्वारा खेती लायक विकसित किया गया है, या कोई पड़ती जोत जो मूल रैयत या सहायक रैयत के अधिकार में हो, तो उसे उस भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि किस धारा में है? तो ये आपका धारा 11 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि धारा 11 में है। हम लोग किसी को भी 11 रुपये देते हैं, 21 रुपये देते हैं, 51 रुपये देते हैं, इसी टाइप से हंसते हंसते इसको याद कर जाइए कि पुरस्कार निधि किस में है? तो 11 रुपये। मतलब सोचिए कि 11 रुपये का पुरस्कार देना है, नथिंग एल्स। ग्राम प्रधान द्वारा मूल रैयत या रैयत पर लगाए गए जुर्माने की जो वसूली की जाएगी वह प्रधान के पुरस्कार निधि में जमा किया जाएगा एवं उसका खर्च उपायुक्त के द्वारा नियमों के अनुसार किया जाएगा। ये नहीं कि ये लोग के पुरस्कार निधि में है तो ये लोग अपने मन से खर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। खर्च कौन करेंगे? खर्च किसके मन से होगा? उपायुक्त के नियम पर होगा। वो जो नियम बना रखे होंगे उसी के अंतर्गत खर्च किया जाएगा। अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 200 से ऊपर क्वेश्चन है इसमें। आज टारगेट है कि इसको पूरा कंप्लीट कर ही दें एसपीटी को। 29 नंबर है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयतों के वर्ग का उल्लेख किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है बी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयतों के वर्ग का उल्लेख धारा 12 में है। इस अधिनियम के अनुसार रैयतों के 3 वर्ग होते हैं। पहला, निकासी जमाबंदी रैयत। इसका डेफिनेशन सुनिए। इसका अभिप्राय उन जमाबंदी रैयतों से है जो गांव में रहते हैं या उनका पारिवारिक आवास अभिलिखित गांव में है। मतलब कि जिस गांव में वो लोग रैयत हैं, जहां खेती कर रहे हैं, वही गांव में रहते हैं। दूसरा है गैर निवासी जमाबंदी रैयत। इसका अभिप्राय उन जमाबंदी रैयतों से है जो अभिलिखित गांव में नहीं रहते, यानी कि जहां उनका काश्तकारी उनको मिला हुआ है जो खेत, वहाँ पे नहीं रहते, बाहर रहते हैं। नए रैयत, वह व्यक्ति जिनका नाम नए रैयत के रूप में अभिलिखित है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयतों के भूमि उपयोग संबंधी अधिकार किस धारा में है? तो ये धारा 13 में है। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयतों के भूमि
उपयोग संबंधी अधिकार धारा 13 में है। अगर कोई रैयत उस भूमि का उपयोग करता हो जो उसके जोत में पड़ता है, साथ ही वह काश्तकारी के दौरान उसके मूल्य विशेष को नष्ट ना करता हो या उसे जोतने कोड़ने के बाद अयोग्य नहीं बनाता हो, तो वह भूमि का उपयोग कर सकता है। ठीक है, खेत को बर्बाद नहीं करना है, बाकी उपयोग कर सकते हैं। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा, किस धारा में है? तो है धारा 14 में। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा, धारा 14 में है। इस धारा के द्वारा किसी भी रैयत को उपायुक्त के आदेश के बिना जमींदार भूमि से बेदखल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ईंट और खपड़े बनाने का रैयत को अधिकार होगा, किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है धारा 15। पहले खपड़ा का घर हुआ करता था, छत पर खपड़ा लगाया जाता था, ऐसे ऐसे 2-4 डिजाइन का खपड़ा आता था और वही खपड़ा बनाने के लिए बोल रहा है। और ईंट तो आप लोग देखे ही होंगे, अभी नया जनरेशन है ना, आप लोग हो सके कि आप लोग खपड़ा ना भी देखे हों। तो ये धारा 15 है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ईंट और खपड़े बनाने का रैयत को अधिकार होगा, धारा 15 में है। इस धारा में प्रावधान है कि कोई भी रैयत अपने या अपने परिवार के कृषि या भवन प्रयोजन हेतु बिना कोई शुल्क या कर भार के अपने भूमि पर ईंट या खपड़े का निर्माण कर सकता है। हम लोग का घर पहले खपड़ा का ही हुआ करता था, और मेरा घर भी मतलब आगे का घर और पीछे साइड का घर बहुत साल तक खपड़ा का ही रह गया था, बाद में फिर बना। तो वही खपड़ा का घर बनाते थे, ऊपर छारा जाता था और लगभग हर साल उसका मरम्मत करना पड़ता था। यही दुख है उस घर का, लेकिन गर्मी के समय बहुत ठंडा रहता था और रहने में भी बहुत अच्छा लगता था वहाँ। चलिए 33 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को अपनी जोत में बांध निर्माण, मत्स्य पालन एवं अन्य उत्पादन का अधिकार होगा, किस धारा में है? तो धारा 16 में है। ठीक है, यानी कि जो भी है वो अपना बांध बनाए, मछली पाले, ये सब काम कर सकते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को अपनी जोत में बांध निर्माण, मत्स्य पालन या अन्य उत्पादन का अधिकार होगा, धारा 16 में है। प्रत्येक रैयत को अधिकार होगा कि जमींदार की अनुमति के बिना वह अपनी जोत भूमि या बंदोबस्त भूमि पर बांध, आहर, तालाब, कुआं या अन्य जल स्रोत का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस दौरान वह जमीन को क्षति नहीं पहुंचाएगा। रैयत बिना कोई शुल्क भुगतान किए जलाशय या जल स्रोतों में मत्स्य पालन यानी कि मछली वछली पाल सकता है या अन्य प्रकार का उत्पादन कर सकता है। अगर कोई रैयत ऐसे निर्माण या खुदाई पर यह आरोप लगाता है कि निर्माण या खुदाई से उसकी संपत्ति को क्षति हुई है, तो इस संदर्भ में उपायुक्त उचित निर्णय लेंगे। दोनों पक्ष को सुनेंगे, फिर उनको जो सही लगेगा उस हिसाब से वो बोलेंगे कि किसको मुआवजा देना पड़ेगा। अगला है 34 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपने निजी जोत में रैयत को वृक्ष लगाने का अधिकार होगा, किस धारा में है? तो ये धारा 17 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपने निजी जोत में रैयत को वृक्ष लगाने का अधिकार होगा, धारा 17 में है। किस में है? धारा 17 में है। इस संदर्भ में निम्न प्रावधान है, प्रावधान एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि धारा से ही सिर्फ प्रश्न नहीं आएगा, प्रावधान से भी आ सकता है। पहला प्रावधान, प्रत्येक रैयत को अपनी जोत के किसी भूखंड पर वृक्ष, उद्यान, बांस लगाने का अधिकार है, साथ ही वह इसे काट भी सकता है एवं उपयोग भी कर सकता है। दूसरा है कि रैयत द्वारा विकसित किए गए वृक्ष या बांस में लगे फल या फूल जैसे उत्पाद का उपभोग वो कर सकता है। पेड़ लगा सकता है तो पेड़ में फल उगे तो उन्हें खाएगा। तीसरा है, रैयत द्वारा विकसित किए गए वृक्ष पर किसान बिना कोई शुल्क भुगतान किए रेशम कीट पालन एवं लाह उत्पादन का कार्य कर सकता है। चौथा है कि अगर रैयत अपने भू जोत पर महुआ का वृक्ष लगाएगा तो वह अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमति के बिना नहीं काट सकता है। सोच लीजिए कि आप दूसरा कोई पेड़ लगाए तो काट सकेंगे, लेकिन अगर महुआ का पेड़ लगाए हैं तो फिर आप उसका फल खाइए, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना उसको आप काट नहीं सकते। अगला है 35 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को भवन निर्माण का अधिकार किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है धारा 18। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को भवन निर्माण का अधिकार धारा 18 में है। रैयत स्वयं या अपने परिवार की घरेलू आवश्यकता हेतु या कृषि प्रयोजन के लिए अपने जोत पर कच्चे या पक्के भवन का निर्माण कर सकता है। ठीक है, घर बना सकते हैं धारा 18 के अनुसार।
अब हम लोग पढ़ेंगे 36 नंबर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण किस धारा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 19 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण धारा 19 में है। इस संदर्भ में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो प्रक्रिया क्या क्या है? पहला है कि जोत का विभाजन तथा उसमें जुड़े लगान का वितरण जमींदार एवं ग्राम प्रमुख एवं रैयत की सहमति से किया जाएगा। दूसरा कि यदि न्यायालय के आदेश पर जोत का बंटवारा या उपविभाजन हो और बंटवारे में शामिल तीनों पक्ष जमींदार, ग्राम प्रमुख और रैयत किसी निर्णय को लेने में असमर्थ हों, तो तीन पक्षों में से कोई भी व्यक्ति लगान के वितरण हेतु उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। मान लेते कि जमींदार है, ग्राम प्रमुख और रैयत, तीनों में से कोई एक जन भी संतुष्ट ना हो या फिर तीनों के तीनों मिलके भी कोई फैसला पर नहीं पहुंच पाया, तो वो लोग उपायुक्त को जाकर के आवेदन दे सकते हैं। कोई भी, वो चाहे जमींदार भी दे सकता है, ग्राम प्रमुख भी दे सकता है अपने स्तर पर, या रैयत खुद भी जाकर के उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। तीसरा है कि उपायुक्त इस प्रकार के आवेदन पर किसी कार्यवाही के लिए किसी पक्ष को खर्चा देने के लिए आदेश दे सकता है उपरोक्त प्रकार के खर्च की वसूली के संदर्भ में। अब जो खर्च है वो कैसे दिया जाएगा वो देखिए। यदि जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपये से कम हो तो किसी भी स्थिति में जोत का उपविभाजन नहीं होगा। मतलब कि कोई भी जमीन है और उसका लगान 3 रुपये से कम है, तो अब उसका उपविभाजन नहीं कर सकते, मतलब और उसको अब नहीं बांट सकते हैं आप, ठीक है। यदि सरकारी जोत समेत ग्राम प्रमुख का हिस्सा ग्राम लगान के लिए अपर्याप्त जमानत हो, तो किसी भी स्थिति में जमानत के रूप में शपथ ली गई ग्राम प्रमुख की निजी जोत का खंडीकरण नहीं होगा, ठीक है। अब अगला, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण किस धारा में है? तो इसका आंसर है धारा 20 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण धारा 20 में है। कोई भी रैयत अपने जोत या जोत खंड का विक्रय, दान, बंधक, वसीयत या पट्टा से जुड़ा अधिकार किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता है अगर हस्तांतरण का अधिकार का उल्लेख खेवट खतियान में ना हो। पहला, कोई भी रैयत उपायुक्त की पूर्व अनुमति लेकर अपने अनुमंडल के भीतर 1 वर्ष के लिए पट्टा पर भूमि दे सकता है। दूसरा, संथाली विधान के अनुसार अगर कोई रैयत अपनी बहन या पुत्री को जोत या जोत खंड दान देता है तो उपायुक्त की पूर्व अनुमति से रैयत दान स्वीकार कर सकता है। तीसरा है, आदिवासी रैयत उपायुक्त के पूर्व लिखित अनुमति से अपनी जमीन का आधा हिस्सा अपनी विधवा माँ या संभावित विधवा पत्नी के जीवन निर्वाह हेतु अपनी जमीन दे सकता है, जो कि उपधारा 1 में लिखा हुआ है। चौथा है कि किसी आदिवासी रैयत की भूमि या उसका भूखंड का हस्तांतरण सिर्फ उसी अनुमंडल या परगना या तालुका में रहने वाले आदिवासी कृषक रैयत को स्थानांतरित कर सकता है, अन्य कोई भी हस्तांतरण मान्य नहीं होगा। परंतु आदिवासी रैयत को यह अधिकार होगा कि वह अपनी जोत या किसी भूभाग का हिस्सा अपनी गर्दी जमाई या घर जमाई को हस्तांतरित कर सकता है, और ये है लिखा हुआ उपधारा 2 में, ठीक है। उपधारा 1 में और उपधारा 2 में जो लिखा है उसके अलावे किसी भी अन्य तरीके से किया गया भूमि का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा, और ना ही इस संदर्भ में किसी प्रकार का दीवानी फौजदारी आदेश कोर्ट द्वारा जारी किए जाएंगे, ठीक है। न्यायालय या कोई अधिकारी सिर्फ उस भूमि के ऊपर डिक्री या आदेश जारी कर सकते हैं जिस भूमि के हस्तांतरण का अधिकार खेवट या खात्यान में दर्ज हो। उपरोक्त विधि का उल्लंघन किए हुए अगर किसी रैयत का जमीन का हस्तांतरण हुआ है तो इस संदर्भ में उपायुक्त को सूचना मिलने पर उपायुक्त क्रेता पक्ष को जमीन से हटा सकता है तथा रैयत को भूमि वापस दिला सकता है, ठीक है। अगला है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है 21 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण धारा 21 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत द्वारा न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिया जाना किस धारा में है? तो किसमें है? 22 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत द्वारा न्यास पर कृषि
के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिया जाना धारा 22 में है। धारा 20 और 21 में वर्णित किसी बात के होते हुए भी निम्न परिस्थितियों में कोई रैयत अपनी भूमि रजिस्ट्री डाक द्वारा ग्राम प्रमुख, जमींदार तथा अनुमंडल पदाधिकारी को सूचित कर न्यास पर जोतने के लिए अस्थायी रूप से दे सकता है। ऐसे में निम्न परिस्थितियां हो सकती हैं, यहाँ पे उसके बारे में नहीं लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत भूमि का बदलैन या विनिमय करना किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है 23, धारा 23 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत भूमि का बदलैन या विनिमय करना धारा 23 में है। अगर कोई रैयत भूमि के अदला बदली की इच्छा रखता है तो इस संदर्भ में वह उपायुक्त को आवेदन देगा। तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त अपने विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय कर सकता है, परंतु उपायुक्त जब तक अनुमति नहीं दे सकता जब तक वह तथ्यों से संतुष्ट ना हो जाए। ठीक है, तो भूमि बदलैन या विनिमय किस में है? धारा 23 में है। कौन उस पर पूरा विचार करेंगे? उपायुक्त, संतुष्ट होने के बाद। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयती जोत की कतिपय हस्तांतरण का निबंधन किस धारा में है? तो इसका आंसर है धारा 24। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयती जोत की कतिपय हस्तांतरण का निबंधन धारा 24 में है। पहला पढ़िए, जब कोई रैयती जोत या उसके किसी भूखंड की बिक्री, दान या वसीहत या बदलैन प्रक्रिया के द्वारा भूमि का हस्तांतरण किया जाता है तो उसके उत्तराधिकारी हस्तांतरित भूमि को गांव के जमींदार के यहाँ निबंधन करा सकते हैं। दूसरा, संथाल परगना के अंतर्गत कानूनी प्रभाव रखने वाली किसी वस्तु में या खाद्यान्न के किसी विपरीत बात के होते हुए भी जमींदार ऐसे हस्तांतरण को स्वीकार या स्वीकृति दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धारा 27 में है। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती धारा 27 में है। बंजर भूमि की बंदोबस्ती एक पट्टे के माध्यम से की जाएगी जिसकी 4 प्रतियां तैयार की जाएंगी, जिसमें से एक प्रति उपायुक्त को मिलेगा, एक प्रति रैयत को, एक भूस्वामी को और एक ग्राम प्रधान या मूल रैयत को आवंटित किया जाएगा। ठीक है, अगला, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर या खाली भूमि के जोत की बंदोबस्ती हेतु खाद्यान्न में दर्ज सिद्धांतों के अलावे निम्नलिखित तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाएगा किस धारा में है? तो धारा 28 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर या खाली भूमि के जोत की बंदोबस्ती हेतु खाद्यान्न में दर्ज सिद्धांतों के अलावे निम्नलिखित तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाएगा। जैसे पहला है रैयत की आवश्यकता, रैयत द्वारा भूमि को आबाद करने की क्षमता के अनुसार वितरण। दूसरा है रैयत द्वारा ग्राम जनता या समाज या राज्य के प्रति की गई सेवा। तीसरा है कि रैयत की जमाबंदी भूमि से बंजर भूमि की निकटता या समानता। चौथा है कि भूमिहीन श्रमजीवी वर्ग के लिए भू व्यवस्था जो उस गांव के स्थायी निवासी हैं एवं गांव में उनके रहने का घर है। ठीक है, अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में मूल रैयत द्वारा खाली भूमि के बंदोबस्ती का अधिकार नहीं किस धारा में है? तो ये धारा 29 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में मूल रैयत द्वारा खाली भूमि के बंदोबस्ती का अधिकार नहीं, धारा 29 में है। उपायुक्त की अनुमति के बिना कोई भी मूल रैयत या ग्राम प्रमुख अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ बंजर या खाली भूमि का बंदोबस्ती नहीं कर सकता है, उपायुक्त की मर्जी से ही होगा। 45 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली जोत का उपविभाजन नहीं किया जाना चाहिए किस धारा में है? तो ये धारा 30 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली जोत का उपविभाजन नहीं किया जाना धारा 30 में है। जमींदार की सहमति या उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के उद्देश्य से उपविभाजन नहीं किया जाएगा। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में 2 या उससे अधिक ग्राम प्रधान
या मूल रैयतों या मूल वासियों को संयुक्त रूप में बंदोबस्ती करना किस धारा में है? तो यह धारा 31 में है। इसको पूरा पढ़िए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में 2 या उससे अधिक ग्राम प्रधान या सह मूल रैयतों या भूस्वामियों को संयुक्त रूप में बंदोबस्ती करना धारा 31 में है। इस अधिनियम में वर्णित भूमि के अलावे यदि 2 या उससे अधिक ग्राम प्रधान सहमूल रैयत या भूस्वामी किसी ऐसे गांव में हो जो वे संयुक्त रूप से रखते हों और ऐसे गांव की बंदोबस्ती संयुक्त रूप से नहीं की गई हो तो उसके खिलाफ उपायुक्त के पास आवेदन दिया जा सकता है, जिस पर उपायुक्त उचित निर्णय करेंगे। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर भूमि या खाली जोत के बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के यहाँ आपत्ति किस धारा में है? तो यह धारा कौन सा है? 32। यानी कि आप शिकायत कर सकते हैं 32 के आधार पर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर भूमि या खाली जोत के बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के यहाँ आपत्ति धारा 32 में है, जब 2 या इससे अधिक व्यक्ति ग्राम प्रमुख, मूल रैयत या जमींदारों द्वारा संयुक्त गांव में किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती संयुक्त रूप से की गई हो और इस पर किसी भी एक या अधिक पक्ष को आपत्ति हो, तो वह उपायुक्त के पास 1 वर्ष के भीतर अपील दर्ज कराएगा, जिसके आधार पर उपायुक्त इस बंदोबस्ती को रद्द कर सकता है या मंजूरी दे सकता है। वो उसके विवेकाधीन है। 48 नंबर क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि वह 5 वर्ष के भीतर आबाद ना किया जाए। किस धारा में है? तो यह धारा 33 में है। ठीक है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि वह 5 वर्ष के भीतर आबाद ना किया जाए। धारा 33 में है। यदि किसी बंजर भूमि को किसी रैयत को आवंटित कर दिया गया और आवंटन तिथि के 5 वर्ष के भीतर रैयत ने उसे आबाद नहीं किया, तो जमाबंदी रैयत, ग्राम प्रमुख, मूल रैयत या जमींदार के आवेदन पर उपायुक्त इस बंदोबस्ती को रद्द कर सकता है, उस भूमि की पुनः बंदोबस्ती कर देगा। ठीक है, अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि को जाहिर थान, शमशान के लिए अलग करना किस धारा में है? तो यह धारा 34 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में उपायुक्त के द्वारा बंजर भूमि को जाहिर थान, शमशान यानी कि कब्रिस्तान के लिए अलग करना धारा 34 में है। उपायुक्त गांव में निवास करने वाले जमाबंदी रैयत तथा ग्राम प्रमुख या मूल रैयत से राय मशवरा करके बंजर भूमि में से एक हिस्सा को जाहिर थान, पूजा स्थल, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग कर सकता है। 34 में है, याद रखिएगा। ठीक है, धारा याद हो जाए तो बहुत अच्छा, ना हो तो क्या किया जा सकता है फिर। 50 नंबर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में सिंचाई के लिए जलाशयों, धाराओं आदि को आबाद नहीं किया जाना किस धारा में है? तो इसको पढ़ते हैं, धारा 35 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में सिंचाई के लिए जलाशयों, धाराओं आदि को आबाद नहीं किया जाना धारा 35 में है। अगर किसी ग्राम में किसी भूमि का प्रयोग बांध, आहर, पोखर या अन्य जलाशय या किसी धारा के बहाव हेतु या फिर बाढ़ से रक्षा एवं सिंचाई कार्य या घरेलू उपयोग, स्नान, कपड़ा धुलाई के लिए किया जाता हो, तो ग्राम प्रमुख तथा मूल रैयत या जमींदार या उपायुक्त के अनुमोदन के बिना ऐसी भूमि की बंदोबस्ती नहीं की जाएगी और ना ही ऐसी भूमि पर किसी प्रकार का कर वसूली किया जाएगा, क्योंकि ये तो सबके लिए है। अगला है 51 नंबर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में सार्वजनिक प्रयोग की भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना किस धारा में है? ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। 36 में है। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में सार्वजनिक प्रयोग की भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना धारा 36 में है। सार्वजनिक भूमि मतलब कि जिसका उपयोग सब कोई कर रहे हैं, उसका बंदोबस्ती आप नहीं कर सकते। किसी भी ग्राम में उस भूमि पर बंदोबस्ती नहीं की जाएगी जो गांव के सीमा निर्धारण, शमशान हो, सार्वजनिक पथ हो, जाहिर थान हो या फिर शिविर स्थल के रूप में प्रयोग में लाई जा रही हो, तो वो जगह आप बंदोबस्ती नहीं कर सकते।
अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को मवेशी चराने का अधिकार किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है धारा 37। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को मवेशी चराने का अधिकार धारा 37 में है। गांव के सभी रैयतों को यह अधिकार होगा कि वह चारागाह भूमि पर अपने मवेशी चरा सकता है। चारागाह भूमि का निर्धारण उपायुक्त द्वारा चिन्हित होते हैं या संथाल परगना रेगुलेशन में चारागाह भूमि में दर्ज होते हैं या वन वृद्धि जैसे कार्य के लिए छोड़े गए होते हैं। तो ये धारा 37 में है कि आप अपना जानवर चरा सकते हैं। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में चारागाह भूमि की रक्षा एवं निर्माण की प्रक्रिया किस धारा में है? तो यह है धारा 38 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में चारागाह भूमि की रक्षा एवं निर्माण की प्रक्रिया धारा 38 में है। 37 में था कि आप चारागाह का उपयोग कर सकते हैं, अपना जानवर वहां भेज सकते हैं, और इसमें है कि चारागाह भूमि की रक्षा एवं निर्माण की प्रक्रिया। गांव में अगर कोई भूमि चारागाह या गोचर भूमि के रूप में अभिलेखांकित है तो इसे किसी अन्य कार्य हेतु प्रयोजन में नहीं लाया जा सकता। अगर किसी ग्राम में कुल गोचर या चारागाह भूमि गांव के कुल रकबा का 5% से कम हो तो उपायुक्त जमींदार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत या रैयत की सहमति से गांव की बंजर या खाली भूमि को चारागाह हेतु छोड़ सकता है या निकाल देता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत का अपनी जोतों से भिन्न भूमि पर तालाब इत्यादि उत्खनन का अधिकार किस धारा में है? तो इसका आंसर है धारा 39। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत का अपनी जोतों से भिन्न भूमि पर तालाब इत्यादि उत्खनन का अधिकार धारा 39 में है। जमींदार से अनुमति लेकर कोई भी रैयत अपनी जोत से अलग भूमि में पोखर या जलाशय का निर्माण कर सकता है तथा जमींदार के द्वारा विकसित संविदा के अनुसार उसमें मछली उत्पादन एवं अन्य वस्तुओं का उपभोग भी कर सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खास तालाब में रैयत के मछली पालन अधिकार में भूस्वामी का हस्तक्षेप नहीं होगा, ये किस धारा में लिखा हुआ है? तो उसका आंसर हो जाएगा धारा 40 में लिखा हुआ है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खास तालाब में रैयत के मछली पालन अधिकार में भूस्वामी का हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसा धारा 40 में है। अगर किसी व्यक्ति को पोखर या जलाशय में मछली मारने का अधिकार है तो जमींदार भूस्वामी या मूल रैयत उसे मना नहीं करेंगे। ये किस में है? 40 में है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पहाड़िया ग्राम की भूमि गैर पहाड़िया को आवंटित नहीं होगा, किस धारा में है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, धारा 41। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पहाड़िया ग्राम की भूमि गैर पहाड़िया को आवंटित नहीं होगा, धारा 41 में है। पहाड़िया गांव में खाली होल्डिंग या बंजर भूमि को गैर पहाड़िया व्यक्ति के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। पहाड़िया गांव का निर्धारण आयुक्त द्वारा किया जाता है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि के अनाधिकार दखल में हो, किस धारा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि के अनाधिकार दखल में हो तो धारा 42 में है। अगर कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन करते हुए कृषि भूमि में प्रवेश किया हो या कब्जा किया हो तो उपायुक्त अपनी इच्छा से या आवेदन मिलने पर उसे जमीन से बेदखल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में वस्तु के रूप में लगान वसूली नहीं होगी, किस धारा में है? इसके लिए एक वर्ड है जिन्स, तो इसका सही आंसर है धारा 43। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जिन्स वस्तु के रूप में लगान वसूली नहीं होगी, धारा 43 में है। जमींदार या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को लगान का भुगतान वस्तु के रूप में नहीं किया जाएगा, धारा 43 के अनुसार। 58 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान भुगतान करने का समय किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है ए, 43 का। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान भुगतान करने का समय धारा 43 का में है। भूधारक के द्वारा मुद्रा लगान 4 बराबर किस्तों में कृषि वर्ष के अंतिम दिन प्रत्येक तिमाही को देय होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार या मूल रैयत के हित का हस्तांतरण होने पर लगान का भुगतान की वापसी ना होना किस धारा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 44। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार या मूल रैयत के हित का हस्तांतरण होने पर लगान का भुगतान की वापसी ना होना धारा 44 में है। किसी जमींदार या मूल रैयत का हित हस्तांतरित होने पर कोई रैयत ग्राम प्रमुख या मूल रैयत हस्तांतरण के बाद दे और जिनका हित हस्तांतरित हुआ हो, ऐसे भूस्वामी या मूल रैयत को सद्भाव में दिए गए लगान के लिए देय नहीं होगा जब तक कि स्थानांतरित लगान देने के पहले हस्तांतरण की नोटिस रैयत ग्राम प्रधान या मूल रैयत को ना दे दे। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान का भुगतान किस धारा में है? तो ऑप्शन सी सही है, 45। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान का भुगतान धारा 45 में है। कोई भी रैयत जमींदार या मूल रैयत को लगान का भुगतान डाक या मनी ऑर्डर के जरिए कर सकता है। इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 61 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान, मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखेगा किस धारा में है? तो इसका धारा है 46। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान, मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का रिकॉर्ड रखेगा, धारा 46 में है। जमींदार, ग्राम प्रमुख या मूल रैयत के लिए अनिवार्य होगा कि वह प्रत्येक कृषि वर्ष में रैयत के द्वारा भुगतान लगान या रकम या लगान बकाया से जुड़ा लेखा जोखा रखेगा। कृषि वर्ष की समाप्ति के 2 महीने बाद प्रत्येक रैयत को मांगने पर उसके जोत से संबंधित लेखा विवरणी उसे निःशुल्क दिया जाएगा। अगर कोई मांगता है तो उसको निःशुल्क दिया जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद किस धारा में है? यानी कि आप लगान दे के आए हैं तो आपको रसीद मिलना चाहिए, किस धारा में है? तो धारा 47 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद धारा 47 में है। रैयत द्वारा भुगतान किए गए लगान या उसका ब्याज चुकाने के बाद भूस्वामी या लगान प्राप्तकर्ता से वह निःशुल्क रसीद प्राप्त करेगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमीन से जुड़े लेख एवं रसीदों का ब्यौरा तैयार कर राज्य सरकार अनुमंडल में रखेगी किस धारा में है? तो इसका आंसर है धारा 48। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमीन से जुड़े लेख एवं रसीदों का ब्यौरा तैयार कर राज्य सरकार अनुमंडल में रखेगी, धारा 48 में है। राज्य सरकार सभी उच्छित लेखों का वर्णन एवं रसीदों की प्रति तैयार करवाएगी तथा इसे अनुमंडल कार्यालय में रखेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 64, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में हस्तांतरण योग्य जमीन का लगान प्रथम प्रभार पर होगा किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है सी, धारा 49। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में हस्तांतरण योग्य जमीन का लगान प्रथम प्रभार पर होगा, धारा 49 में है। जहां किसी रैयत का जोत हस्तांतरण के योग्य है वहां जोत के लगान का भुगतान प्रथम प्रभार का होगा, अर्थात जमींदार लगान के चुकती हेतु ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को प्रथम प्रभार समझेगा। अगला है 65 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान में कटौती संबंधी शर्तें किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है धारा 50। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान में कटौती संबंधी शर्तें धारा 50 में है। जिन गांवों या हलकों की भूमि का लगान का निर्धारण संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन के प्रावधानों के अंतर्गत सेटलमेंट अधिकारी के द्वारा किया गया हो, ऐसी भूमि पर उपायुक्त लगान भुगतान में कमी की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। अगला, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान कमी की अवधि किस धारा में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 51 में है, ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान कमी की अवधि धारा 51 में है। इसमें प्रावधान है कि धारा 50 के अंतर्गत अगर लगान में कटौती कर दी गई है
तो किन्हीं अन्य कारणों से अन्य प्रकार की कटौती तब तक नहीं की जाएगी जब तक संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय अधिनियम के तहत यह सूचित या प्रकाशित नहीं कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भुगतान लगान के अलावा किसी अन्य वसूली पर जमींदार को दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है 52, धारा 52। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भुगतान लगान के अलावे अन्य वसूली पर जमींदार को दंड का प्रावधान है, धारा 52 में है। यदि कोई जमींदार या उसका एजेंट रैयत, ग्राम प्रमुख या मूल रैयत से देय लगान के अलावे किसी अन्य प्रकार के लगान की वसूली करता है तो उसे 6 माह तक जेल होगा, 500 रुपये जुर्माना या दोनों प्रकार के दंड भी लगाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 68। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार भवन निर्माण या दूसरे कार्यों हेतु भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, किस धारा में है? तो इसका आंसर धारा 53 में है, धारा 53 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार भवन निर्माण या दूसरे कार्यों हेतु भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, धारा 53 में ऐसा लिखा गया है। जोत का संबंध जमींदार के हित से होगा। दूसरा, धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजन के लिए कर सकता है। सिंचाई, कृषि या औद्योगिक कार्य के लिए कर सकता है। सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति को प्रभावी करने के लिए कर सकता है। या फिर 5वां, ग्राम के किसी जोत या विशेष खंड पर जहां ग्रामवासियों को समान अधिकार हो। अगला क्वेश्चन 69। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार होगा, किस धारा में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है धारा 54 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार होगा, धारा 54 में इसके बारे में कहा गया है। इस अधिनियम के अनुसार आवेदन पत्र या किसी दूसरी कार्यवाही के संदर्भ में अगर किसी नियम प्रणाली का अभाव है तो राज्य सरकार इस संदर्भ में नियम बना सकती है। नियम के बनने या ना बनने की स्थिति में संथाल सिविल रूल के प्रावधान इस क्षेत्र में लागू रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान वसूली के लिए रैयत के खिलाफ उत्तरोत्तरवाद यानी कि मुकदमा किस धारा में होगा? तो इसका सही आंसर है सी नंबर 55। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान वसूली के लिए रैयत के खिलाफ उत्तरोत्तरवाद यानी कि मुकदमा धारा 55 में है। इसमें प्रावधान है कि अगर कोई जमींदार ने लगान की वसूली के लिए कोई मुकदमा दायर किया हो तो पहले मुकदमे के दायर होने के 6 महीने के भीतर कोई दूसरा मुकदमा दायर नहीं कर सकता। अर्थात रैयत के विरुद्ध 2 मुकदमों के दायर होने के बीच काल बाधित होने की सीमा 6 महीने है। देखिए, बहुत अच्छा लाइन है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा कि 6 महीना है, एक मुकदमा हुआ तो दूसरा मुकदमा 6 महीने से पहले नहीं हो सकता। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, फटाफट टिक लगाइएगा और मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इससे इसको पढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बेदखली के नियम किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है 56। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बेदखली के नियम धारा 56 में है। उपायुक्त के आदेश के बिना किसी भी रैयत को किसी भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। यदि किसी प्रकार किसी रैयत को संपूर्ण जोत से ही निकाल दिया गया हो तो उपायुक्त अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उसे अपने आवासीय भवन पर कब्जा बनाए रखने का आदेश जारी कर सकते हैं और लगान निर्धारण कर सकते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपील की प्रक्रिया किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है 57 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपील की प्रक्रिया धारा 57 में है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन कि दूसरी अपील किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है बी 58 में है। ठीक है, इसको पूरा पढ़िए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में दूसरी अपील धारा 58 में है। पुनरीक्षण के संबंध में धारा 57 के प्रावधानों के अधीन रहकर सभी दशाओं में अपील या आदेश जहां नीचे के न्यायालय के निर्णय में अभिपुष्ट किया गया हो अंतिम होगा और दूसरी अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर अपवाद यह है कि जहां अपर उपसमाहर्ता ने अथवा उपायुक्त ने नीचे के न्यायालय के निर्णय का परिवर्तित किया हो तो क्या क्या है?
पहला है, पुनरीक्षण के संबंध में धारा 57 के प्रावधानों के अधीन रहकर सभी दशाओं में अपीलीय आदेश जहां नीचे के न्यायालय के निर्णय को अभिपुष्ट किया गया हो अंतिम होगा और दूसरी अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर अपवाद यह है कि जहां अपर उप समाहर्ता ने अथवा उपायुक्त ने नीचे के न्यायालय के निर्णय का परिवर्तित किया हो तो पहला है, अपीलीय अधिकार से निहित अनुमंडल पदाधिकारी ने यदि अपीलीय आदेश दिया हो तो उपायुक्त के पास अपील की जाएगी। ठीक है। दूसरा है कि यदि अपीलीय आदेश उपायुक्त अथवा अपर उपसमाहर्ता ने दिया है तो आयुक्त के पास अपील की जाएगी। अपील करने पर आयुक्त द्वारा अथवा धारा 57 के खंड घ के अनुसार नियुक्त न्यायाधिकरण द्वारा यदि आदेश दिया गया हो तो उसके विरुद्ध दूसरी अपील नहीं की जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 74, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पुनरीक्षण किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है 59। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पुनरीक्षण धारा 59 में है। पूरा पढ़िए इसको। आयुक्त अथवा उपायुक्त अपनी प्रेरणा से या अन्य रूप से अपने नियंत्रण के अंतर्गत किसी कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय या मुकदमे का अभिलेख अपने पास मंगा सकते हैं जिस पर किसी प्रकार की अपील ना चल रही हो, परंतु किसी पक्ष के द्वारा दिए गए आवेदन पर आयुक्त ऐसा आदेश नहीं जारी करेगा जब तक कि उपायुक्त अथवा अपर उपायुक्त ने अपील पर सुनवाई की हो या आदेश दिया हो। दूसरा है, उपायुक्त लिखित आदेश जारी कर अपने अधीन कार्य करने वाले किसी भी अनुमंडल पदाधिकारी को अधिकृत कर दे कि वह उसके अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्णय करे। 75 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन किस धारा में है? तो धारा 60 में है। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पुनर्निरीक्षण या पुनर्विलोकन धारा 60 में है। आयुक्त किसी ऐसे आदेश का फिर से अवलोकन कर सकते हैं जो उन्होंने स्वयं या उनके पूर्व अधिकारी ने इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिया हो। दूसरा, आयुक्त के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी आदेश का जिसे उसने स्वयं दिया हो या उसके पूर्व अधिकारी ने दिया हो जो पुनरावलोकन नहीं करेगा, परंतु यहाँ अपवाद है कि लिपि के या किसी भूल चूक संबंधी असावधानी हो तो बिना पूर्व अनुमति लिए संशोधन किया जा सकता है। यह कार्य पहला उपसमहर्ता अथवा अनुमंडल पदाधिकारी की दशा में उपायुक्त करेगा या उपायुक्त अथवा अपर उपायुक्त की दशा में आयुक्त करेगा। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में केवल अकेले तकनीकी आधार पर आदेश पुनरीक्षणीय नहीं होगा किस धारा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 61 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में केवल अकेले तकनीकी आधार पर आदेश पुनरीक्षणीय नहीं होगा, धारा 61 में है। उपायुक्त द्वारा दिया गया आदेश किसी पक्ष द्वारा अपील करने पर केवल अनियमितता के कारण पुनरीक्षणीय नहीं होगा जब तक कि किसी प्रकार की न्याय की हानि ना हुई हो। अगला है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में उपायुक्त एवं उपसमाहर्ताओं पर नियंत्रण किस धारा में है? उसका सही आंसर है डी, धारा 62। 1949 में उपायुक्त एवं उपसमाहर्ताओं पर नियंत्रण धारा 62 में है। अपने कर्तव्य के निर्धारण में उपायुक्त आयुक्त के अधीन एवं अन्य अपर उपसमाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी उपायुक्त के अधीन होंगे। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किस वादों पर रोक किस धारा में है? तो उसका सही आंसर है बी, धारा 63 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में केस वादों पर रोक धारा 63 में किसी आवेदन में जो इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा संज्ञेय हो, उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपस्त करने, संशोधित करने या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चलेगा और इस प्रकार का प्रत्येक आदेश अपील और पुनरीक्षण संबंधी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहकर अंतिम होगा। अगला है 79,
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में परिसीमा का सामान्य नियम किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है धारा 64 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में परिसीमा का सामान्य नियम धारा 64 में है। सभी आवेदन जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है उसे अपीलकर्ता को 1 वर्ष के भीतर आवेदन देना होगा। धारा 42 के अधीन आवेदन देने के लिए कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निष्कासन या बेदखली के लिए परिसीमा किस धारा में है? तो इसका सही आंसर बी है 65। टिक लगाइए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निष्कासन यानी कि बेदखली के लिए परिसीमा धारा 65 में है। धारा 14 में वर्णित आधार के तहत रैयत की बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद के दुरुपयोग की तारीख से 2 वर्ष के भीतर देना होगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में राज्य सरकार की ओर से लगान के बकाया के लिए वाद के लिए परिसीमा किस धारा में है? तो इसका सही आंसर 65 का सी नंबर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में राज्य सरकार की ओर से लगान के बकाया के लिए वाद के लिए परिसीमा धारा 65 का में है। राज्य सरकार के द्वारा बकाया लगान वसूल करने के वाद के संबंध में प्रावधान है कि जिस कृषि वर्ष के अंत से लगान बकाया है उस वर्ष से लेकर 10 वर्ष के अंदर लगान ले सकता है। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपीलों के लिए परिसीमा किस धारा में है? तो आंसर है डी 66। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपीलों के लिए परिसीमा धारा 66 में है। आयुक्त के यहाँ अपील के लिए 90 दिन और उपायुक्त के यहाँ अपील के लिए 60 दिन निर्धारित है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। धारा 66, आयुक्त के पास अगर अपील करना है तो 90 दिन का समय है आपके पास, उपायुक्त के पास करना है तो 60 दिन का समय है। क्वेश्चन पूछता है ऐसा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में दंड या जुर्माने का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 67 में है। ठीक है, 67 याद रखेंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में दंड या जुर्माने का प्रावधान धारा 67 में है। यदि कोई व्यक्ति नीचे दिए गए नियमों के पालन से चूकता है तो उसे 200 रुपये जुर्माना तथा अपराध जारी रखने की दशा में दैनिक 5 रुपये तक अतिरिक्त जुर्माना का भुगतान करना होगा। ये प्रावधान है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भूस्वामी पर सूचना की तामील किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है बी 68। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भूस्वामी पर सूचना की तामील धारा 68 में है। यदि जमींदार पर तामील लागू की जाने वाली कोई भी नोटिस जमींदार या लिखित रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता को तामील की जाए तो ऐसा समझा जाएगा कि नोटिस स्वयं जमींदार को ही तामील की गई है। अगला क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कतिपय भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक किस धारा पे है? तो इसका आंसर है सी धारा 69। पढ़िए पूरा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कतिपय भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक धारा 59 में है। किसी भी विधि में या संथाल परगना में विधि का बल रखने वाली किसी वस्तु में किसी बात के रहते हुए भी, पहला है धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन में धारित या अर्जित भूमि में अथवा सरकार के लिए या किसी स्थानीय प्राधिकार के लिए या रेलवे कंपनी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन अर्जित भूमि में जब तक कि ऐसी भूमि सरकार की या किसी स्थानीय प्राधिकार की या रेलवे कंपनी की संपत्ति रहती है अथवा सरकार या स्थानीय प्राधिकार के अधिकार में अभिलिखित या सीमांकित भूमि जो सार्वजनिक कार्य के लिए सड़क, नहर आदि में प्रयोग में हो। और चौथा है कि ग्राम प्रमुख, मूल रैयत या उनके परिवार के सदस्यों या भूस्वामी के द्वारा धारित प्रति भूमि अथवा ग्राम प्रधान की सरकारी जोत, चारागाह, जाहिर थान तथा शमशान में किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बकायों की वसूली किस धारा में है? तो धारा 70 में है। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बकायों की वसूली धारा 70 में है। इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी परिव्यय, ब्याज, हानि और क्षतिपूर्ति की वसूली
उपबंधित रीति से की जाएगी। इस अधिनियम के तहत लगाए गए सभी जुर्माने एवं दंड की वसूली सार्वजनिक मांग वसूली के लिए उस समय लागू किए गए किसी विधि द्वारा प्रचलित रीति से वसूल किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में नियम बनाने का अधिकार किस धारा में है? तो इसका सही आंसर है धारा 71। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में नियम बनाने का अधिकार धारा 71 में है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने हेतु निम्न कानून बना सकती है। राज्य सरकार पूर्व के प्रावधानों में बिना किसी प्रकार के आघात पहुंचाए नीचे दिए गए विषयों पर आवश्यक कानून बना सकती है। पूरा विषय यहाँ नहीं लिखा हुआ है, किताब पढ़िए, सार संग्रह वहां मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में विशिष्ट विधानों का परित्राण किस धारा में है? तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, धारा 72 में है। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में विशिष्ट विधानों का परित्राण धारा 72 में है। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 अन्य नियमों में ऊपर रहेगा। उसके बाद संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 लागू किया गया। इस क्षेत्र में प्रचलित कोई अन्य विधान इसके प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय हैं? देखिए, क्वेश्चन तो यहीं से सबसे पहले पूछ लेते हैं। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में 9 अध्याय है और कुल 72 धाराएं हैं। और 72 धारा पढ़ना कोई हार्ड काम नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। 9 अध्याय है और कुल 72 धाराएं हैं। सीएनटी में बहुत ज़्यादा धारा है, उसको पढ़ने में सर दर्द है। तो एसपीटी को टारगेट बनाइए और कर लीजिए। अध्याय 1 से 4 प्रारंभिकी, नाम, विस्तार एवं परिभाषा है। अध्याय 2 में 5 से 11 तक का धारा है, ग्राम प्रधान और मूल रैयत के बारे में लिखा हुआ है। तीसरा अध्याय में 12 से लेकर 26 धारा है और रैयत के बारे में है। चौथा में 27 से 42 धारा तक लिखा है, बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती करना है उसके बारे में बताया गया है। अगला है 5वां, ये है अध्याय 5। अध्याय 5 में 23 से 52 तक धारा है, लगान के बारे में बात किया गया है। छठा अध्याय 53, इसमें 53 नंबर का धारा है, कतिपय प्रयोजन के लिए भूमि स्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। 7वां जो अध्याय है उसमें 54 से लेकर 63 धारा है, न्यायिक प्रक्रिया है उसमें। 8वां जो क्या कहते हैं अध्याय है उसमें 64 से 66, यानी 64, 65, 66, ये 3 धाराएं हैं, परिसीमा है इसमें। 9वां जो अध्याय है उसमें 67, 68, 69 से लेकर पूरा 72 तक है, विविध प्रावधान है उसमें। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे 95। ये कॉलम तो पहले रट जाइए, आप अगर इसको रट गए तो इतना मान के चलिए 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। ठीक है, 2 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, लेकिन कॉलम रटा जाएगा आपको आसानी से। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में नियमावली के अंतर्गत कुल कितने नियम बनाए गए हैं? तो 15 नियम बनाए गए हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में नियमावली के अंतर्गत कुल 15 नियम बनाए गए हैं। इस टाइप का छोटे छोटे क्वेश्चन रट जाइए, ये तो एकदम आया और आप टिक लगाएं, नंबर आ गया और क्या। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भू अभिलेखों के निर्माण और लगान बंदोबस्त का वर्णन नहीं है, उनके लिए निम्न में से कौन से नियम पूर्व से ही बने हैं? तो उसका सही आंसर ए और बी दोनों है। संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय नियम जो है वो 1872, संथाल परगना लगान विनिमय 1876, 72 और 76 याद रखेंगे। निम्न में से किस विनिमय के तहत संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों में भू अभिलेखों एवं मानचित्र तैयार कर अंतिम प्रकाशन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर देखते हैं। तो इसको ऑप्शन के हिसाब से पढ़िए। ऑप्शन बी बोल रहा है सही है, संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय 1872। संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय 1872 विनिमय के तहत संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों में भू अभिलेखों एवं मानचित्र तैयार कर अंतिम प्रकाशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विनिमय के अंतर्गत संथाल परगना में 15 वर्षों के लिए लगान निर्धारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1876। संथाल परगना लगान विनिमय 1876। संथाल परगना लगान विनिमय 1876 विनिमय के अंतर्गत संथाल परगना में 15 वर्षों के लिए लगान निर्धारण होता है। ठीक है, अगला है झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में संशोधन प्रस्तावित है या प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर है सी। उस समय रघुवर
दास का सरकार था और उसी समय ये आया था। ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 13 में संशोधन प्रस्तावित किया गया था। बहुत बवाल मचा था। ठीक है। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 13 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पढ़िए सबको। पहला, वर्तमान स्वरूप में धारा 13 के अंतर्गत गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। झारखंड सरकार द्वारा 2016 में इस धारा में संशोधन किया गया है। 2016 के प्रस्तावित संशोधन में इस धारा के अंतर्गत अब मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया है। इससे कोई रैयत अब अपनी कृषि योग्य भूमि का व्यावसायिक उपयोग कर सकता है। सब सही है। ठीक है। सभी के सभी कथन क्या है? सही है। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का स्टाइल चेंज हो गया 101 नंबर से। अभी तक आपसे धारा पूछ रहा था, अब आपसे अध्याय पूछेगा। ठीक है। और क्वेश्चन तो दोनों फॉर्म में आ सकता है, इसलिए आपको अब अध्याय पे ध्यान रखना है। अभी हम लोग देखें 9 अध्याय में बटा हुआ था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और कानून के विस्तार क्षेत्र के बारे में बताया गया है? वो कॉलम रटने बोले थे ना, वो कॉलम एक जगह लिख करके अपने घर में उसको टांग दीजिए, दीवार में चिपका दीजिए कहीं भी, और उसको 1-2 बार 10 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। एग्जाम हॉल में जाते जाते भी देख के जाइएगा। ए नंबर, अध्याय 1, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और कानून के विस्तार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है। अध्याय से अब क्वेश्चन होगा, सब क्वेश्चन अब अध्याय से रहेगा। 102 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में ग्राम प्रधान की नियुक्ति, कबूलियत और अन्य संबंधी प्रावधानों का वर्णन है? तो 2 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 2 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति, उसका कबूलियत और अन्य संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में रैयतों के अधिकार, उनकी बेदखली, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण, रैयत भूमि का विनियमन, हस्तांतरण का निबंधन आदि का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर है अध्याय 3 में कहा गया है। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 3 में रैयतों के अधिकार, उनकी बेदखली, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण, रैयती भूमि का विनियम, हस्तांतरण का निबंधन आदि का वर्णन किया जाता है। पढ़ते पढ़ते मेरा जीभ उल्टाना ही बंद हो जाता है और फिर वो बात बुलाता ही नहीं है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 का संबंध है? तो सी है बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 का संबंध बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती से की गई है। रट जाइए इसको। 105 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में लगान संबंधी विविध प्रावधानों की प्रविष्टि की गई है? तो उसका सही आंसर है बी, 5वां में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 में लगान संबंधी विविध प्रावधानों की प्रविष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्न में से किस अध्याय में कुछ प्रयोजनों के लिए भूमि स्वामी द्वारा भूमि अर्जन का वर्णन है? तो इसका आंसर सी है। ठीक है। अध्याय 6, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 6 में अध्याय में कुछ प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि अर्जन का वर्णन है। ठीक है। तो अब हम लोग इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है। एक पार्ट और आएगा, 200 कुछ क्वेश्चन है, 106 क्वेश्चन कर लिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दूसरा वीडियो तुरंत ला देंगे। आज एसपीटी पढ़ रहे हैं ना, आज एसपीटी को ख़त्म करेंगे। ठीक है। आप इसको ज़रूर से लाइक कर दीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है। आप लाइक कीजिए इसको, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।